समर वेकेशन के बाद आज जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे। हम लोग समर वेकेशन के पहले मेटलर्जी का कुछ टॉपिक्स को पढ़ाई किए थे। ठीक है, तो इसमें अब थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इसे ये सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवैम्पिंग होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या क्या बताता है, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी क्या है ना। ये डिपेंड करता है, एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच ये पढ़ चुके हैं। फ्री एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी, तो क्लास 11 में ही पढ़ाए, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाई हो चुका है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। इसका मेन फंडामेंटल थ्योरी क्या है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो वो प्रोसेस फिजिबल होगा। तो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी क्या पढ़ रहे हैं, यानी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कितने टेम्परेचर पर इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, रिड्यूस करने के लिए मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल जो हम बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो मेटल ऑक्साइड को हम, या मेटल सल्फाइड है या मेटल ऑक्साइड, ज़्यादातर तो जो ओर होता है यही दो फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। और अगर नहीं भी है तो हम पहले उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उससे जो है हमको रिड्यूस करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये हमको बताता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे, कौन अप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट होगा पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड की। पहला चीज़ तो ये बताता है। दूसरा चीज़ ये बताता है कि ये जो किस टेम्परेचर पर इस रिडक्शन प्रोसेस को करवाना है। तो दो चीज़ ये हमको बताता है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या बताएगा, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल पहला चीज़ क्या बताता है, हेल्प्स इन डिसाइडिंग द टेम्परेचर ना, टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर जिस पर कि डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा, उस टेम्परेचर पर जिस टेम्परेचर पर डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा वहीं पर होगा। ठीक है, टेम्परेचर को डिसाइड करने में हेल्प करता है। और क्या चीज़ में हेल्प करता है, एंड इट हेल्प्स ऑल्सो इन द चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इसके लिए भी ये हेल्प करता है इन द रिडक्शन प्रोसेस। इस रिडक्शन प्रोसेस में दो चीज़ बताता है, टेम्परेचर जिसके ऊपर की ये रिडक्शन प्रोसेस को हमको करना है, और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा उसके लिए। ठीक है, तो एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या है, मेटल कंपाउंड है। ठीक है, मेटल का कंपाउंड है, इसको हमको रिड्यूस करना है, इसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। ठीक है, और ये संभव, तब ये जब दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा मेटल हमको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में सब्सिडियरी मिल जाएगा, सब्सिडियरी प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, मेरा तो मेन काम है यही, मेटल प्राप्त करना काम है, तो वो मेटल हमको मिल गया। ठीक है, तो ये मेटल ही निकालना मेरा काम है।
तो मेटल कंपाउंड कोई भी रहेगा उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेटल और सब्सिडियरी देगा, और ये जो होगा किसी टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये काम करेगा। तो ये टेम्परेचर के बारे में बताएगा और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ये बताएगा। और ये प्रोसेस फिजिबल कब है? जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ये प्रोसेस फिजिबल कब होगा? डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और जितना ज़्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा वही टेम्परेचर हमारे लिए संभव है, और उसी पर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कराएंगे। उसी में जो है टेम्परेचर पर हम रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करेंगे और रिडक्शन प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो हम लोग थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल जो है क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें क्या है? डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी वो प्रोसेस फिजिबल होगा। डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना इजी होगा उस रिएक्शन को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ध्यान देते हैं। तो मेन फ़ायदा क्या है इस प्रोसेस से? ये हमको बताता है कि किस टेम्परेचर पर हम इस रिएक्शन को करवाएंगे, रिडक्शन प्रोसेस को करवाएंगे, और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ये दो चीज़ बताता है। क्या दो चीज़ बताता है? एक टेम्परेचर बताता है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट बताता है। ये दोनों चीज़ का डिसीजन लेने के लिए हमको हेल्प करता है, और फिर इस दोनों डिसीजन के बेसिस पर हम लोग रिडक्शन प्रोसेस कराते हैं। रिडक्शन प्रोसेस में मेन क्या है कि मेटालिक कंपाउंड है। ठीक है, मेटालिक कंपाउंड है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कराएंगे, टेम्परेचर पर्टिकुलर रखेंगे, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये हमको मेटल रिड्यूस होकर के दे देगा, साथ में सब्सिडियरी प्रोडक्ट भी मिलेगा। सब्सिडियरी प्रोडक्ट को हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है, मेन तो काम है कि हमको मेटल चाहिए, मेटल मिल गया। ठीक है, अब जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है तो इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल जो है डेल्टा जी, तो इसमें क्या है? टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर at which reduction process is carried out। ठीक है, उसके बाद है इसमें एक टर्मिनोलॉजी है डेल्टा जो कि इंथैल्पी कहलाता है। ये बताता है कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, मेजर ऑफ एनर्जी चेंज कितना होगा उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद है डेल्टा एस इंट्रॉपी। ठीक है, ये बताएगा कि इस प्रोसेस में इंट्रॉपी में कितना चेंज आता है। ठीक है, ये रैंडमनेस और डिसऑर्डर। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये सब है ना। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताएगा जिस पर ये रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है। ये डेल्टा एच बताएगा इस रिएक्शन में कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ये बताएगा। और डेल्टा एच क्या? रैंडमनेस बताएगा, है ना। रैंडमनेस समझते हो, बताया आज का थर्मोडायनामिक चैप्टर में कि केओटिक स्थिति होता है। सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किस में होता है? गैस में होता है। इससे कम रैंडमनेस किस में होता है? क्योंकि जहाँ पर जितनी आज़ादी होगी, जहाँ फ्रीडम ज़्यादा होगा, वहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा होता है, कैओस ज़्यादा होता है। तो इसलिए गैस में चूँकि फ्रीडम ज़्यादा है पार्टिकल्स को, इसलिए रैंडमनेस सबसे ज़्यादा गैस में है। उससे कम रैंडमनेस लिक्विड में होता है, और सबसे कम ना के बराबर रैंडमनेस होता है सॉलिड में। तो इस तरह से चेंज इन रैंडमनेस आएगा। चेंज इन रैंडमनेस को चेंज इन इंट्रॉपी बोलते हैं, है ना। रैंडमनेस को, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को इंट्रॉपी बोलते हैं, चेंज इन रैंडमनेस को चेंज इन इंट्रॉपी बोलेंगे। ठीक है,
इसके अलावा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में हम लोग और एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, ये भी थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ही है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, ये किसके ऊपर है, ये जो इसमें तो टेम्परेचर पर है, और ये सब इक्वेशन क्या है, बेस्ड ऑन काइनेटिक्स, बेस्ड ऑन काइनेटिक्स। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एन एल के, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, काइनेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या है, यानी दूसरे वर्ड में अगर सिंपल वे में बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये दो तरह का जो है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल है, इस दोनों को कंसीडर करके हम लोग जो है रिड्यूसिंग एजेंट का डिसीजन लेते हैं, और किस टेम्परेचर पर ये रिडक्शन प्रोसेस होगा उसका भी डिसीजन लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे रिकलेक्ट कर देते हैं। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए इसमें के पॉजिटिव होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और ये टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, और आर जो है गैस कांस्टेंट है, तुमको मालूम है उसका क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या अब आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने ये दो फॉर्मूला पढ़ लिया है। ठीक है, कुछ है नहीं तो पढ़ा हुआ ही है, 11 में ही पढ़ा लिए हैं, खाली नाम नया आया थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल, क्योंकि टेम्परेचर बेस्ड है इसलिए थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल नाम दिए हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो एक तरह से क्या है, वो उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड होगा, और इधर रिड्यूसिंग एजेंट है, इधर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये दोनों को, ये रिएक्शन तभी संभव है जबकि यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो हमको मिल जाएगा मेटल आ जाएगा। ठीक है, मेटल आएगा और प्लस सब्सिडियरी आएगा। सब्सिडियरी आ जाएगा। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ये रिएक्शन प्रोसेस कब पॉसिबल है, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे तरीके से हमने उस रिएक्शन को देख लिया। तो ये हुआ हमारा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं कि हमको किसी को रिड्यूस कराना है तो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो उसमें जो है मेटल ऑक्साइड काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है पूरा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल है। थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल में यही देखना है कि हम लोग हीट को कंसीडर करते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट और कितने टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को हम लोग प्रोसीड करेंगे। और उसके लिए बस यही देखना है कि जब हम रिड्यूसिंग एजेंट किसी के साथ उसको हम इंटरेक्ट कराते हैं, किसी भी मेटल ऑक्साइड को या और भी मेटल के कंपाउंड को, तो जब रिडक्शन प्रोसेस होता है, प्रोसेस तभी फिजिबल होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है। और डेल्टा जी नेगेटिव कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला भी होता है, वो दोनों थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो उस दोनों की वजह से हम रिएक्शन कराने से पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा जी का वैल्यू, कि मैक्सिमम डेल्टा जी का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, है ना।
डेल्टा जी हाईली नेगेटिव कब होगा, कि किस टेम्परेचर पर होगा और किस रिड्यूसिंग एजेंट को लेने से डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा, उसी रिड्यूसिंग एजेंट को हम प्रीफर करेंगे और उसी टेम्परेचर पर हम लोग इस रिएक्शन प्रोसेस को करवाएंगे। तो इस यहाँ पर जो ये टेम्परेचर और रिड्यूसिंग एजेंट का जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें ज़्यादातर कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है एक साइंटिस्ट थे इलिंघम, उन्होंने इलिंघम डायग्राम बनाया, ठीक है। यही थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने इलिंघम डायग्राम बनाया, ठीक है। तो अब हम उस इलिंघम डायग्राम को पढ़ेंगे, क्योंकि उस इलिंघम डायग्राम से जो है बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट को हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा इलिंघम डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इलिंघम डायग्राम से बहुत आसानी हो जाता है इस थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलिंघम डायग्राम। इलिंघम डायग्राम, इलिंघम डायग्राम, ठीक है। तो इलिंघम डायग्राम क्या क्या बताता है हमको, ये साउंड बेसिस बताता है चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट करने के लिए, ये हमको बताएगा इलिंघम डायग्राम क्या क्या बताता है, ठीक है। ये प्रोवाइड कराता है साउंड बेसिस, प्रोवाइड साउंड बेसिस फॉर कंसीडरिंग the choice of reducing agent, reducing agent। इलिंघम डायग्राम का मेन काम ये है। दूसरा चीज़ है ये हेल्प करता है इन प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी of thermal reduction of an ore, किसी और का थर्मल रिडक्शन होगा कि नहीं होगा वो इलिंघम डायग्राम बताता है, ठीक है। और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस होगा ये भी बताता है, और दूसरा चीज़ बताता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, और का थर्मल रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। और फाइनली जो है ये है क्या चीज़, ये हमको देता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, गिव्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of plots of डेल्टा एफ जी, मतलब फ्री एनर्जी फॉर्मेशन वर्सेस टी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मतलब क्या हो गया, क्या क्या चीज़, मेन चीज़ क्या है, यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, जैसे एक्स एक्सिस ले लिए, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग टेम्परेचर दे देंगे और वाई एक्सिस पर हम लोग डेल्टा जी दे देंगे। तो इस दोनों के बीच में जो है ग्राफ बनेगा, एफ लिखा होगा, डेल्टा एफ जी। डेल्टा एफ जी मतलब जब हम कोई चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसमें जो फ्री एनर्जी होता है ना, उसको डेल्टा एफ जी बोलते हैं। फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की पढ़ाई हुई थी उसमें ये बताया गया था डेल्टा एफ जी।
ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट का जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, 1 मोल ऑक्साइड का 1 मोल ऑफ मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन में कितना फ्री एनर्जी चेंज हुआ है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, और किस टेम्परेचर पर ये फॉर्मेशन हुआ है उस टेम्परेचर को कंसीडर करेंगे, और कितना फ्री एनर्जी में चेंज आया उसको कंसीडर करेंगे, और दोनों के बीच में जो है ग्राफ तैयार करेंगे, और उसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इलिंघम डायग्राम। ठीक है। तो इलिंघम डायग्राम में मेनली क्या हो गया, मेनली हो गया जो रिएक्शन हुआ, जैसे मेटल ले लिए सॉलिड फॉर्म में हो, उसके बाद हाफ ऑक्सीजन लिए, उसके बाद जो है मेटल ऑक्साइड बना अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंसी, और इस केस में जो है जिनका जी, ठीक है, मेटल से मेटल ऑक्साइड बनने में हुआ, ये हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है, ये हो, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, चाहे जिस जो भी जितना भी हो नेगेटिव ही होगा। ये मेन रिएक्शन है, ठीक है ना, गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन। सो दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन which are in terms of gives energy of formation। ठीक है, ये रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कि रिएक्शन को हमारा जो है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में दिखाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है, ये डाइऑक्सीजन, ये गैस है, ये क्या है, गैस है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। अब ये तो गैस है तो रेंडमनेस काफ़ी ज़्यादा है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन का रेंडमनेस तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है, ये यूज हो जाता है इस रिएक्शन में, तो रेंडमनेस कम न होगा। यानी इस प्रोसेस में क्या होगा, जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी फॉर्मेशन है, ये डिपेंड करता है रेंडमनेस के ऊपर। रेंडमनेस मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी में चेंज आएगा, इसका एंट्रोपी बहुत हाई होगा, इसका एंट्रोपी बहुत ही लो होगा क्योंकि सॉलिड है। तो एंट्रोपी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, गैस से तब सॉलिड में बदल रहा है, ये सॉलिड है ही, इसके साथ कंबाइन करके जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो भी तो सॉलिड ही है। तो इसका रेंडमनेस कम है, इसका भी रेंडमनेस कम है, लेकिन इसका रेंडमनेस तो बहुत ज़्यादा है। जब रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसेस होगा, रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करेगा, ये ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता जा रहा है, और जैसे ही ये ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसका रेंडमनेस घट रहा है। तो रेंडमनेस घट रहा है मतलब इंट्रॉपी घट रहा है, यानी चेंज इन इंट्रॉपी क्या हो गया, नेगेटिव। क्योंकि इंट्रॉपी क्या होता है, फाइनल इंट्रॉपी माइनस इनिशियल इंट्रॉपी। यहाँ इनिशियल इंट्रॉपी ज़्यादा है, फाइनल इंट्रॉपी कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो इसीलिए जो है इसका इंट्रॉपी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। Just a minute. अब इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी इसका तो ये तो सॉलिड है, एंट्रोपी में कोई खास चेंज नहीं होगा। तो रिएक्शन से पहले जो है एंट्रोपी को हम लोग मान लेते हैं H1, और रिएक्शन के बाद एंट्रोपी को मान लेते हैं H2। ठीक है,
है ना। इंट्रॉपी जो है S1 है रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद जो है इंट्रॉपी S2 हो गया। तो चेंज इन इंट्रॉपी क्या होगा, चेंज इन इंट्रॉपी S2 माइनस S1, और यहाँ पर क्या है, इंट्रॉपी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये सॉलिड है, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इंट्रॉपी डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, S2 इज लेस देन S1, है ना। देयरफॉर डेल्टा S क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा S नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है फाइनल इंट्रॉपी जो है घट रहा है, इनिशियल इंट्रॉपी से कम है, तो इसीलिए जो है डेल्टा S फाइनली नेगेटिव आ रहा है। तो अगर डेल्टा S नेगेटिव है, और दूसरा चीज़ है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और डेल्टा S जो है नेगेटिव है, ठीक है ना, तो T डेल्टा S क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। T डेल्टा S क्या होगा, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पर डेल्टा S और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, डेल्टा S तो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होगा ही, नेगेटिव होना ही है, क्योंकि फाइनल इंट्रॉपी जो है कम है इनिशियल इंट्रॉपी से, और साथ में हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो डेल्टा G का फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, तो T डेल्टा S क्या हो गया, मोर नेगेटिव हो गया, T डेल्टा S जो है मोर नेगेटिव हो गया। तो इस आधार पे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, डेल्टा G इक्वल टू होता है क्या, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ये जब मोर नेगेटिव हो जाएगा तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, लेस एंड लेस नेगेटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव होता जाएगा। डेल्टा G क्या हो जाएगा, लेस एंड लेस, हाई टेम्परेचर पर डेल्टा G लेस एंड लेस नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। इसलिए जो ग्राफ बनेगा ना, इसलिए ग्राफ जो बनेगा वो पॉजिटिव होगा, ग्राफ जो बनेगा ना उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेल्टा G जो है लेस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा S का फॉर्मूला क्या है, S2 माइनस S1, और यहाँ पर S2 क्या है, S1 से कम है, तो डेल्टा S तो नेगेटिव हो गया, और T डेल्टा S हमको निकालना है क्योंकि फॉर्मूला में T डेल्टा S है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग T को इंक्रीज करें, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो T डेल्टा S भी तो इंक्रीज होगा, लेकिन डेल्टा S तो नेगेटिव है, तो T डेल्टा S क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और जब ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ये T डेल्टा S, तो डेल्टा G लेस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है फॉर्मूला, तो ये ज़्यादा नेगेटिव अगर हो गया T डेल्टा S, तो डेल्टा G जो है लेस नेगेटिव होगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे डेल्टा G जो है लेस नेगेटिव होता जाएगा। इसके लिए इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। अब हम लोग ग्राफिकली ग्राफ बना करके देख लेते हैं कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेंगे, उसके आधार पर हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो है एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, जैसे इलिंगम डायग्राम। बात हम क्या, ग्राफ मतलब क्या, ये इलिंगम डायग्राम है, ये इलिंगम डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्या हो गया, हम लोग टेम्परेचर को रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोग रखते हैं 0 डिग्री, है ना, ये 0 है, इसके बाद ये हो गया, यहाँ 400 मान लो ले लेते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है। ये 600 हो गया, ये 800 हो गया, 800 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से लेते हैं। ये हो गया 273 केल्विन,
ये हो गया 673 केल्विन और ये हो गया 1073 केल्विन। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब डेल्टा जी क्या करेंगे, डेल्टा जी ये जो है केल्विन ना, फ्री एनर्जी को हम इस पर लेंगे, फ्री एनर्जी को हम इस पर लेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ आएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं मान लो तो -1200, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं -1100, है ना। ये जूल पर केल्विन में आएगा ना, जूल। ये सब एनर्जी टर्म है, फ्री एनर्जी है ना, ये क्या है, एनर्जी टर्म है। इधर हम लोग क्या दिखा रहे हैं, डेल्टा जी, डेल्टा एफ जी नॉट, इधर ये चीज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। 1100 लिया, फिर यहाँ ले लेते हैं -1000 और एक ले लेते हैं, जैसे ये हो गया 0। तो ये क्या है, नेगेटिव धीरे धीरे कम हो गया, यहाँ 0 हो गया। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है डेल्टा जी जो है नेगेटिव होना कम हो रहा है। अभी जस्ट पढ़े ना कि डेल्टा जी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर, अभी जस्ट पढ़े ना कि T डेल्टा S मोर एंड मोर नेगेटिव, और डेल्टा जी उसके चलते होता है लेस एंड लेस नेगेटिव, लेस एंड लेस नेगेटिव। तो ऐसे जाएगा, इसलिए ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मान लेते हैं हम पे एल्यूमिनियम का हम लोग लेते हैं, एल्यूमिनियम का हम लोग लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम का है, ये मैग्नीशियम का है ना, मैग्नीशियम से कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, उसका ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये मेल्ट करता है मैग्नीशियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम मेल्ट करता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम मेल्ट करता है। उसके बाद जो है आगे ही बढ़ता है, ये भी आगे बढ़ता है, ठीक है। सब जो है 0 को टच करेगा, ठीक है। ये हमारा 0 है, ये जो है 0 फ्री एनर्जी, ठीक है। जीरो फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है डेल्टा जी लेस एंड लेस नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव पहले क्या है 1200 है, फिर -1100 है, -1000 है, फिर 0 है, फिर इधर जाके इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 के ऊपर सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग अभी 0 तक ही दिखाएं, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए, अभी तक हम लोग 0 तक दिखाएं। ऐसे ये देखो ग्राफ कहाँ जा रहा है, 0 से आगे भी जा रहा है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक समय आएगा जब इसका फ्री एनर्जी 0 हो जाएगा, फ्री एनर्जी 0 हो जाएगा। ये क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो गया है यहाँ पर, डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो गया है। तो एक समय आता है जब डेल्टा जी 0 होता है, मतलब वो प्रोसेस जो इक्विलिब्रियम में, जब कोई भी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है उस समय डेल्टा जी उसका 0 हो जाता है। तो वो रिएक्शन जब शुरू होता है तो धीरे धीरे रिएक्शन प्रोसीड करने के बाद एक समय आता है जब इक्विलिब्रियम अचीव करता है और उसमें डेल्टा जी 0 हो जाता है। तो डेल्टा जी जो है हाईली नेगेटिव इनिशियली होता है,
धीरे धीरे वो क्या होता है, नेगेटिविटी इसका कम होते जाता है डेल्टा जी का, और कम होते होते वो डेल्टा जी जो है जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जब जीरो हो गया यानी जितना भी मेटल से मेटल ऑक्साइड में प्रोसेस शुरू होगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसका डेल्टा जी का जो नेगेटिव वैल्यू है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। ठीक है ना। तो डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ जो है स्ट्रेट है ना, डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ जो है ये क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, ये स्ट्रेट कब तक है, जब तक कि चेंज इन स्टेट नहीं होता है। देखो अभी तक क्या मैग्नीशियम यहाँ से चल रहा है, सॉलिड है, यहाँ जाके मेल्ट कर गया, तो फिर से अचानक जो है इसका ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन में और आगे बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, मेल्टिंग हो गया। उसी तरह से एल्यूमिनियम जो है जब हम हीट करना चालू किए तो धीरे धीरे वो यहाँ आके मेल्ट किया। मेल्ट होने के बाद क्या हो गया, मेल्ट होने के बाद उसका जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ गया। ठीक है, जिसके चलते डेल्टा जी लेस पॉजिटिव और ज़्यादा हो गया, और लेस और बहुत तेज़ी से डेल्टा जी जीरो की तरफ फेज इन चेंज इन फेज। तो जब तक चेंज इन फेज नहीं हो रहा है तब तक स्ट्रेट लाइन है, फिर जब चेंज इन फेज होगा तो फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो इसमें ये क्या दे रहा है, हमारा पॉजिटिव साइड ही भाग रहा है और जो स्टीप हो जाता है, ज़्यादा पॉजिटिव साइड की तरफ भागने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऐसा क्यों होता है, इसका मेन रीज़न होता है ये जो है कि इसका चेंज इन स्टेट हुआ, यानी चेंज इन फेज हुआ। यहीं पर तो चेंज इन फेज हुआ ना, यहाँ तक सॉलिड था मैग्नीशियम, इसके आगे ये मैग्नीशियम लिक्विड बन गया। ये एल्यूमिनियम यहाँ तक क्या था, सॉलिड था, इसके आगे ये एल्यूमिनियम लिक्विड बन गया। तो चेंज इन फेज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से फिर आगे जाके गैस भी हो सकता है। तो जब चेंज इन फेज होता है वहीं पर ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आता है, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन है। फिर चेंज इन फेज हुआ, फिर देखो ये स्ट्रेट लाइन है जब तक ये लिक्विड बना रहेगा, है ना। जब तक ये लिक्विड बना रहेगा स्ट्रेट चलता चलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड में ही इसके ग्राफ को आगे बढ़ना है। तो कब तक बढ़ना है, जब तक कि उसके चेंज इन स्टेट नहीं होता है, जब तक कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, फेज चेंज नहीं होता है, तब तक जो है इसका स्लोप इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, और जो है इसके अलावा और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये तो हम ले लिए, इसी में हम दूसरा एक लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, दूसरा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है दूसरा सब लेंगे। नजदीक नजदीक ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग जैसे 400 है तो हाई टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, 400 यहाँ 800 रहता है, 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये -700 मान लो ले लेते हैं, ये हो गया -600 हो गया इसका फ्री एनर्जी, और मान लो कि यहाँ पर जो है 100 है फ्री एनर्जी, -100। ठीक है ना, -100 जूल पर मोल। ठीक है ना, एनर्जी टर्म है तो फ्री एनर्जी। तो जिंक का जो होता है यहाँ पर, यहाँ है जिंक एक्चुअली यहाँ पर है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसके बीच में आएगा, तो जिंक देखो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, यहाँ पर ये जिंक जो है मेल्ट कर गया, ये जिंक से जिंक ऑक्साइड के तरफ कन्वर्सन हो रहा है, और यहाँ पर और भी तेज़ी से जो है ये जाकर के टच कर गया जीरो को। ठीक है, उसके बाद जो है
मरकरी जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, ये और तेज़ी से तो मेल्ट किया हुआ पहले से है, तो ये बॉयल करेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये भी फिर जो है स्टिक हो जाएगा। तो जब तक चेंज इन स्टेट नहीं हो रहा है तब तक तो ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही चेंज इन स्टेट हो रहा है ये Hg से H0 बन रहा है, ठीक है। जिंक से जिंक ऑक्साइड का ये ग्राफ है, जिंक से जिंक ऑक्साइड का बनने का ग्राफ है, ठीक है। तो अब जो है ये देख सकते हैं, ये है लिक्विड, मरकरी लिक्विड होता है तो उसको बॉयल कर जाता है इस टेम्परेचर पर, यहाँ पर बॉयल कर गया, ठीक है। तो इसके ग्राफ में हल्का चेंज आया, लेकिन उसके ग्राफ में चेंज आया तो चेंज भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आया, यानी ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव मेटल से मेटल ऑक्साइड का जो ग्राफ, मेटल से ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के ग्राफ में जो कन्वर्जन होता है, इसमें जो फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता है, इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में यहाँ पर पहले एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिए थे और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिए थे, इस बार लिए हम लोग जिंक और मरकरी का एग्जाम्पल लिए हैं। तो जिंक तो सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है, उसको हल्का सा हीट करेंगे तो मेल्ट करेगा। जब तक नहीं मेल्ट किया था तब तक इसका ग्राफ देखो धीरे धीरे बढ़ रहा था, यहाँ तक आया, स्ट्रेट था लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए कि हम जान रहे हैं कि हमेशा जो है डेल्टा जी का जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम होता है। इस मेटल से मेटल ऑक्साइड का जो प्रोसेस होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं डेल्टा जी जो है लेस एंड लेस नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तब तो लेस एंड लेस नेगेटिव होगा। तो -600 है, यहाँ -100 है, तो लेस नेगेटिव हुआ, यहाँ तक लेस नेगेटिव होता ही गया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो है जिंक मेल्ट कर गया, मेल्ट करने के बाद जो है इसका स्लोप और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसका रैंडमनेस बढ़ गया, इंट्रॉपी जो है बढ़ गया। इंट्रॉपी बढ़ने के कारण जो है डेल्टा जी और ज़्यादा लेस नेगेटिव हो गया, डेल्टा जी और ज़्यादा लेस नेगेटिव हो गया, जिसके कारण जो है ग्राफ जो है स्टीप हो गया, ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ जो स्टीप हुआ और आगे जाके जीरो को भी टच कर गया, अब इस ग्राफ को देखने से ये पता चलता है कि जब मेटल को मेटल ऑक्साइड में हम कन्वर्ट करते हैं, मेटल को मेटल ऑक्साइड में जब हम कन्वर्ट करते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा जी जो है लेस एंड लेस नेगेटिव होता है, और फिर वो एक समय आकर के डेल्टा जी जो है जीरो हो जाता है। यानी जीरो होने से पहले डेल्टा जी जो है जिंक से जिंक ऑक्साइड, मरकरी से मरकरी ऑक्साइड, पहले हम लोग एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का कन्वर्जन का हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। यानी जीरो लाइन को टच करने से पहले इस प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव है, और जानते हो कि जब तक डेल्टा जी नेगेटिव होता है प्रोडक्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है इस ग्राफ में, प्रोडक्ट जो है मेटल ऑक्साइड बन रहा है। यानी ये जीरो लाइन को टच करने से पहले ये सारे रिएक्शन को भी प्लॉट करेंगे वो सारे में जो है डेल्टा जी नेगेटिव होगा। चूँकि डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, डेल्टा जी चूँकि नेगेटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होने के चलते क्या हो गया कि जो मेटल ऑक्साइड है ये स्टेबल है, ये जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या है, स्टेबल है। और जब मेटल ऑक्साइड स्टेबल रहेगा तो इसको रिड्यूस करना आसान नहीं होगा। यानी जब तक डेल्टा जी नेगेटिव है तब तक इसका कोई रिडक्शन नहीं होगा, यानी उस टेम्परेचर तक तो इसका रिडक्शन संभव नहीं है, उस टेम्परेचर तक तो रिडक्शन संभव नहीं है जब तक कि डेल्टा जी नेगेटिव है। तो ये जीरो, यहाँ जीरो है, तो जब तक जीरो होगा, जीरो के बाद डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, और भी आगे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेल्टा जी यहाँ पर इसके ऊपर जब भागेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब जाके रिडक्शन संभव होगा।
यानी इस इलिंघम डायग्राम से हमको एक चीज़ का पता चल गया, क्या पता चल गया कि हर मेटल का जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन होता है तो उसका टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसका डेल्टा जी धीरे धीरे लेस नेगेटिव होता है, और लेस नेगेटिव होते होते एक समय डेल्टा जी जीरो हो जाता है। तो जब तक डेल्टा जी जीरो नहीं होगा तब तक इसका डेल्टा जी नेगेटिव है, इसलिए ये मेटल ऑक्साइड बहुत ही स्टेबल है। और जब कोई चीज़ स्टेबल होता है तो उसको रिड्यूस करना मुश्किल होता है। यानी जीरो होने से पहले, डेल्टा जी जीरो होने से पहले मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका डेल्टा जी नेगेटिव है। इसलिए एक तो पता चल गया कि किस टेम्परेचर पर वो जीरो होता है, यानी उस टेम्परेचर तक, जिस टेम्परेचर पर डेल्टा जी जीरो हो जाए उस टेम्परेचर तक तो इसका रिडक्शन संभव नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर हमको पता चल गया कि किस टेम्परेचर तक तो इसका रिडक्शन संभव नहीं है, यानी उस टेम्परेचर से जब हम ऊपर जाएंगे तब रिडक्शन संभव है। किस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे? ये वो टेम्परेचर जिस पर कि डेल्टा जी जीरो हो जाए, इसके आगे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे ये दिखा रहा है लगभग 800 के पास है, 800 डिग्री सेल्सियस के पास जो है जिंक ऑक्साइड का जो डेल्टा जी है वो जीरो हो गया। यानी यहाँ तक तो 800 डिग्री सेल्सियस तक तो ये स्टेबल है ना, अप्रॉक्सीमेट हम बनाए हुए हैं ग्राफ। 800 डिग्री सेल्सियस तक तो ये स्टेबल है, यहाँ तक जो है इसका डेल्टा जी नेगेटिव है। यहाँ जीरो हो गया तो इसके नीचे सब नेगेटिव है। जब तक डेल्टा जी नेगेटिव है इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, किसी रिएक्शन में जब डेल्टा जी जब तक नेगेटिव है वो प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, मेटल ऑक्साइड में रहना प्रीफर करेगा, तो इसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये ग्राफ जो है जीरो, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से ऊपर जाएगा, यहाँ तक नेगेटिव होगा, जीरो से नीचे इधर नेगेटिव, जीरो से ऊपर इधर पॉजिटिव। तो अब जो है ग्राफ कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव, डेल्टा जी अब पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही डेल्टा जी पॉजिटिव होगा मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होगा, यानी अब रिडक्शन पॉसिबल है। यानी ये टेम्परेचर जो जीरो को लाइन को जो टच कर रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन जो है, डेल्टा जी इक्वल टू जो जीरो लाइन है, इसको जो टच कर रहा है उस समय क्या टेम्परेचर है, उस समय तक, उस टेम्परेचर तक इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन का पॉसिबल नहीं है। यानी इलिंघम डायग्राम से हम ये पता लगा लेते हैं कि किस टेम्परेचर तक इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे ही डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, जिस टेम्परेचर पर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होने के बाद ये जो मेटल ऑक्साइड है इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा और फिर रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। और जितना ज़्यादा डेल्टा जी पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा जो है रिडक्शन उतना आसानी से होगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से ग्राफ देखेंगे ना तो सारे मेटल ऑक्साइड का ग्राफ, डेल्टा जी वर्सेस टी का जो ग्राफ बनेगा वो जीरो को किसी न किसी टेम्परेचर पर टच करता है, किसी न किसी टेम्परेचर पर टच करता है। डेल्टा जी जीरो लाइन को टच करेगा हर मेटल ऑक्साइड, यानी उस टेम्परेचर तक उसका रिडक्शन नहीं है। जैसे ही डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन है उससे ऊपर जाएगा तो रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव भागेगा डेल्टा जी का वैल्यू उतना जल्दी उसका रिडक्शन होगा। तो टेम्परेचर पता चल गया ना। लेकिन यहाँ तो ग्राफिकली तो इलिंघम डायग्राम से संभव है, इलिंघम डायग्राम दिखा देता है कि हाँ भाई रिडक्शन संभव है इस टेम्परेचर पर। जिस टेम्परेचर पर उसका डेल्टा जी वैल्यू जीरो हो गया तो उस टेम्परेचर से कोई भी ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो उसका रिडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये तो बता दिया। लेकिन ये तो थियोरेटिकल बता रहा है, प्रैक्टिकली क्या होगा? प्रैक्टिकली वेरी हाई टेम्परेचर को अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है, और कभी मुश्किल होता है तो खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। तब फिर हम लोग इसी में देखते हैं कौन एक दूसरे को रिड्यूस करेगा जब वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो पहला चीज़ जो इलिंघम डायग्राम बताता है कि थर्मोडायनामिकली संभव है किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना, थर्मोडायनामिकली यानी हीट एनर्जी के हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी के हेल्प से हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंपली अभी बात कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाएगा जैसे ही हीट कर देंगे। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा मेटल ऑक्साइड जो है मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। बहुत सिंपल है, थर्मोडायनामिक रिडक्शन हो जाएगा, थर्मल रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में देखा गया कि सारे मेटल ऑक्साइड को हम नहीं, प्रैक्टिकली हम थर्मली रिड्यूस नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे मरकरी और जिंक का तो हो जाता है, ठीक है, मरकरी का जिंक का तो हो जाता है, लेकिन सबका संभव नहीं हो पाता है, सबका संभव नहीं हो पाता है। मरकरी और जिंक का संभव है क्योंकि मरकरी और जिंक जो है लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन को टच करता है। डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन को लो टेम्परेचर पर मरकरी और जिंक जो है टच करता है, इसलिए इसका थर्मोडायनामिक रिडक्शन संभव है, लेकिन बाकी का थर्मोडायनामिक रिडक्शन संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बाकी जो ये 0 लाइन को टच करता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर टच करता है। यहाँ ये दोनों देखो बहुत कम टेम्परेचर पर, इतना थर्मोडायनामिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस टेम्परेचर तक पहुँचना, इसलिए हम रिडक्शन कर सकते हैं। मरकरी का और जिंक का जो है रिडक्शन हम लोग करवा लेते हैं, लेकिन बाकी का रिडक्शन कराना बड़ा ही मुश्किल होता है। और एक है जिसका हम लोग आसानी से थर्मोडायनामिकली रिड्यूस करा लेते हैं, नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2-3 ऑक्साइड ही है जिसको हम लोग थर्मोडायनामिकली रिड्यूस कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर, बाकी सबको हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब रिड्यूस नहीं कर पाते हैं तो दूसरा उपाय करेंगे। और रिड्यूस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बाकी मेटल का जो मेटल ऑक्साइड है ना, वो जो है वेरी हाई टेम्परेचर पर डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर जब प्रैक्टिकली हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे तो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, रिडक्शन नहीं हो पाएगा हीट एनर्जी से। तब हम लोग सोचते हैं कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज होगा। और इसी ग्राफ में हम लोग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है उसका भी ग्राफ इसमें प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है। तो कैसे रिड्यूस करता है वो अलग दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग समझ गए कि इलिंघम डायग्राम के हेल्प से हम ये पता लगा लेते हैं कि किस टेम्परेचर पर वो रिड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जिस टेम्परेचर पर वो थियोरेटिकली दिख रहा है कि ग्राफ के हेल्प से दिख रहा है कि वो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन उस टेम्परेचर को अचीव करना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो जब उस टेम्परेचर को अचीव करना डिफ़िकल्ट होता है तो रिड्यूस करना डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है ना, फिजिबिलिटी नहीं आता है। तब हम लोग सोचते हैं, तब दूसरा उपाय ये सोचते हैं तब कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे डिसाइड करते हैं वो कल पढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ तक रहे कि थर्मोडायनामिकली ये पॉसिबल है कि सारे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली संभव है उसी को रिड्यूस कर पाएंगे। तो जिसमें मरकरी है और जिंक है, ये दोनों लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन को क्रॉस करता है, इसलिए इसको हम लोग जो है सिर्फ हीट एनर्जी की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बाकी को नहीं कर सकते हैं। ओनली 2-3 मेटल ऑक्साइड ही है जिसको सिर्फ हीट करके हम रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। यानी थर्मोडायनामिक रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी थर्मल रिडक्शन पॉसिबल नहीं है सबका, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। थ्योरेटिकली तो दिख जाता है इलिंघम डायग्राम से। तब क्वेश्चन आता है कि आखिर थर्मोडायनामिक रिडक्शन कराया कैसे जाएगा। तब आता है रिड्यूसिंग एजेंट का बारे, उसको कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थर्मली ये संभव नहीं है कि सबको रिड्यूस कर सके 2-3 को छोड़ करके। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।